नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज बाला श्याग बिश्नोई, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट विवेकानंद पीजी कॉलेज मनेंद्रगढ़, डिस्ट्रिक्ट कोरिया से। आज मैं बाल्यावस्था में क्रियात्मक योग्यताओं के विकास पर लेक्चर दूंगी, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत बीए पार्ट 3 होम साइंस पेपर फर्स्ट यूनिट 3 के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। बाल्यावस्था में क्रियात्मक योग्यताओं का विकास पर हम चर्चा करेंगे अनुक्रम के अनुसार। परिचय, परिभाषाएं, बाल्यावस्था का अर्थ और क्रियात्मक योग्यताओं का विकास और क्रियात्मक योग्यताओं के प्रकार पर और विलंबित क्रियात्मक विकास पर विषय चर्चा करेंगे। परिचय जाने कि बाल्यावस्था में क्रियात्मक योग्यता का विकास क्या होता है। बालक के जीवन में क्रियात्मक योग्यताओं का अत्यंत महत्व है, क्योंकि क्रियात्मक योग्यताओं के कारण ही वह अपने वातावरण से समायोजन करता है। क्रियात्मक योग्यता के साथ व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं का विकास भी होता है। शारीरिक विकास में परिपक्वता से बालक की क्रियाओं में धीरे धीरे परिवर्तन परिलक्षित होते हैं और बालक की क्रियात्मक योग्यताओं में परिपक्वता आती है। कुछ परिभाषाएं जो कि मनोवैज्ञानिकों ने दी है। हरलॉक के अनुसार जाने कि क्रियात्मक विकास का तात्पर्य मांसपेशियों की उन गतिविधियों के नियंत्रण से है जो जन्म के समय निरर्थक तथा अनिश्चित होती हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार जाने कि क्रियात्मक योग्यताओं तथा क्षमताओं से तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतियों व क्रियाओं से है जो नाड़ियों और मांसपेशियों के संयोजन द्वारा संभव है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार क्रियात्मक विकास का संबंध उन संरचना और कार्यों से है जो मांसपेशियों की क्रियाओं से संबंधित हैं, अथवा उनका संबंध जीव की उस अनुक्रिया से है जो वह किसी परिस्थिति विशेष के लिए करता है। अब बताना चाहूंगी बाल्यावस्था का अर्थ। बाल्यावस्था के बारे में मेरे पूर्व में दिए गए लेक्चर में आपने जाना होगा। आज पुनः संक्षेप में बता देती हूँ कि बाल्यावस्था में बालक का विकास गतिशीलता को प्राप्त करता है। यह अवस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था को संवेगों की अवस्था भी कहा जाता है और यह बाल विकास की अवस्थाओं में दूसरी अवस्था है। शैशवावस्था के पश्चात बाल्यावस्था का प्रारंभ होता है और बाल्यावस्था के अंत तक बालक का भार 80 पाउंड से 100 पाउंड तक हो जाता है। और ये जो अभी चर्चा की सभी संवेगात्मक स्थिति एवं विकास की गतिशीलता क्रियात्मक विकास को प्रभावित करती है। क्रियात्मक बाल्यावस्था में जो क्रियात्मक योग्यताओं के विकास है, मुख्य रूप से 2 कारक इसको प्रभावित करते हैं। एक है परिपक्वता और दूसरा अभ्यास। हम चर्चा करेंगे परिपक्वता पर। बालक की हड्डियों और मांसपेशियों में परिपक्वता आने पर ही वह अंगों के साथ क्रियाओं का तालमेल बिठाकर उसमें संतुलन कर पाता है। यदि परिपक्वता के पूर्व कौशल सिखाया जाए तो बालक नहीं सीख पाता है। परिपक्वता आने के बाद प्रशिक्षण देने पर बालक अच्छी तरह से क्रियात्मक गतिविधियां कर सकता है। अब चर्चा करेंगे अभ्यास पर कि बालक अपनी मांसपेशियों को प्रयोग में लाने का जितना अवसर पाता है उतना ही सीखता है। उसकी गति के विकास पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए किसी बालक को यदि साइकिल स्कूटी चलाना सिखाया ही नहीं जाए तो वह नहीं सीख सकता, परंतु प्रोत्साहन देने पर इन क्रियाओं का विकास जल्दी हो सकता है। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि बच्चों को जो अभिभावक ज्यादा गोदी में रखते हैं उनको अभ्यास का अवसर नहीं देते हैं। उनका अभ्यास के अवसर के अभाव में क्रियात्मक योग्यताओं का विकास जो है वह प्रभावित होता है। इसलिए बच्चों को ज्यादा गोदी में नहीं रखना चाहिए, उन्हें फ्री छोड़ना चाहिए जिससे कि उनकी जो क्रियाएं हैं वे अधिक से अधिक हो सकें और उन्हें अभ्यास का अवसर मिले।
अब चर्चा करेंगे बाल्यावस्था में क्रियात्मक योग्यताओं के प्रकार पर, कि जन्म के पश्चात प्रारंभिक काल में शिशु का क्रियात्मक विकास महत्वपूर्ण होता है। विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक विकास के उदय से बालक के भविष्य में होने वाले संपूर्ण विकास की संभावनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रारंभिक क्रियात्मक विकास के आधार पर ही बालक के मानसिक विकास के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बाल्यावस्था में स्थूल गतिविधियों के विकास की प्रधानता रहती है और इन गतिविधियों में शरीर के अधिकांश या संपूर्ण अंगों का उपयोग होता है। इन गतिविधियों के अंतर्गत बैठना, चलना, दौड़ना, फेंकना, तैरना आदि गतिविधियों का समावेश होता है। बाल्यावस्था में बालक के विभिन्न अंगों के क्रियात्मक विकास पर हम चर्चा करेंगे। क्रियात्मक योग्यताओं के प्रकार जो हैं, 6 से 8 वर्ष के बालकों में अथाह क्रियाशीलता होती है। मिटलमैन का कथन है कि बालक बालिकाओं के पृष्ठभूमि में क्रियात्मक योग्यता ही रहती है। 5 से 6 वर्ष की अवस्था में कुछ करने की व्यग्रता अपनी चरम सीमा पर होती है, फिर यह मंद पड़ जाती है और उद्देश्य पूर्ति की ओर प्रेरित होती है। यदि इस क्रियाशीलता का दमन किया जाता है तो बालक को क्रोध आ जाता है और वह विकृत तरीके में संतोष खोजने लगता है। 6 से 8 वर्ष के बालक मनोरंजक शारीरिक क्रियाएं, जिनमें अधिक कठोर परिश्रम भी शामिल है, करने में हर्ष का अनुभव करते हैं, जैसे दौड़ना, ऊपर चढ़ना, गेंद से खेलना, दौड़ की प्रतियोगिताओं आदि में भाग लेना पसंद करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे बाल्यावस्था में क्रियात्मक योग्यताओं के प्रकार की, कि कैसी कैसी क्रियात्मक योग्यताएं बालक जो है बाल्यावस्था में करता है। लेकिन बाल्यावस्था में जो भी क्रियात्मक योग्यताएं होती हैं उसका सीधा संबंध माँ के गर्भ में जो विकास शुरू होता है वहां से ही प्रारंभ हो जाता है, जिसका प्रभाव बाल्यावस्था में भी देखने में आता है। तो आंखों का संचालन, आंखों के संचालन के संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगी कि यद्यपि जन्म के समय न्यूरोक्यूलर तंत्र जो कि शिशु को देखने की क्षमता को प्रभावित करता है, पूरी तरह से विकसित होता है, किंतु नवजात शिशु उजाला, अंधेरा, रंगों को देखने में समर्थ होता है। पूरी तरह से ये तंत्र विकसित नहीं होता है, लेकिन फिर भी शिशु देखने में समर्थ होता है और शिशु की दृष्टि में तीक्ष्णता विशेष रूप से अच्छी होती है और 4 महीने की आयु में दूरी पर रखी वस्तुओं पर शिशु अपनी दृष्टि उसी प्रकार केंद्रित कर सकता है जिस प्रकार एक वयस्क व्यक्ति करता है। 16 सप्ताह की आयु तक शिशु समायोजन करने के योग्य हो जाता है तथा वह निकट तथा दूर की वस्तुओं पर अपनी दृष्टि केंद्रित कर सकता है। आंख तथा हाथ का संचालन में समन्वय होता है। हाथ की हलचल करने की योग्यता में विकास होता है, जो कि 6 से 7 सप्ताह में बालक की प्रारंभ हो जाती है। वस्तुओं को पकड़ने की पर्याप्त चेष्टा किया करता है। अब हम देखेंगे चेहरे तथा मुंह की प्रतिक्रिया के संबंध में, कि बालक जो है जो चूषण क्रिया है स्वाभाविक उसकी होने लगती है, उद्दीपकों के द्वारा उत्पन्न होती है। शिशु की मुस्कुराहट भी स्वाभाविक हो जाती है। यदि उसकी ठोड़ी पर, चिन्ह पर गुदगुदाते हैं तो वह तेज स्माइल देता है। अगली चर्चा करेंगे हम सिर की गतियों पर, जो कि ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी 2 तरह से देखी जाती हैं। तो इस प्रकार की गतियों के लिए हमको ऊर्ध्वमुखी अगर गति करना है तो शिशु को पेट के बल लिटाना होगा। जब हम शिशु को पेट के बल लिटाते हैं तो वह अपनी ठोड़ी को ऊपर करके और फिर सामने के पोर्शन को ऊंचा कर लेता है, और जब अगर उसकी नाक बंद हो जाती है उल्टे लेटकर तो भी वह सिर को ऊपर की ओर उठाता है। तो ऊर्ध्वमुखी गति हमको बच्चे में देखना हो या उसके विकास शीघ्र चाहते हैं तो बच्चे को उल्टा लिटाना चाहिए। अधोमुखी गति के लिए
उसको पेट के बल नीचे की ओर झुककर बैठना और पेट के बल चपटा लेटना होता है, तो अधोमुखी गतियां होती हैं। अब हम चर्चा करेंगे हाथों, भुजाओं तथा उंगलियों के उपयोग की। तो आप इसमें देखिए कि किसी वयस्क को सुई पिरोते या अन्य कोई प्रकार का कार्य करते देखते हैं तो हमको इसमें कोई विशेष बात नहीं दिखाई देती है, लेकिन जब ये कार्य बच्चा वयस्क करता है तो इसके पीछे का लंबा इतिहास होता है। तो इसका हम प्रारंभ जो है बच्चे की प्रारंभिक अवस्था में ही देखते हैं कि बच्चा ढेर सारी चीजें फैली हुई हैं, उसमें से कोई एक चीज उठाने का प्रयास करता है या बहुत सारी चीजें उठाने का प्रयास करता है, परंतु वो उठा नहीं पाता है। कोई एक चीज वो उठाता है और लेकिन फिर भी वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने में उसे बहुत ही परेशानी होती है और देखने में आता है कि फिर वो मुश्किल से एक चीज को पकड़ पाता है। और यद्यपि उसकी जो धारणा रहती है ये सहज क्रिया कहलाती है और इस अवस्था में बालक जो है अपनी इच्छा से चीज को नहीं पकड़ता है। उसके हाथ में अगर कोई चीज पकड़ा दी जाती है तो उसको वो आसानी से लंबे समय तक पकड़ के रख सकता है। तो 24 सप्ताह की आयु तक वस्तु को पकड़ने के लिए उसमें जो है 3 क्रियाएं देखने में आएंगी, जैसे अपने हाथ को ऊपर ऊपर उठाना और फिर हाथों को गोलाकार में आगे बढ़ाना तथा हाथों को फिर नीचे करना। और अलग अलग ये क्रियाएं जो है हमको स्पष्ट बताती हैं कि हाथ में 1 वर्ष की आयु होते होते बालक जो है दाएं हाथ या बाएं हाथ किसी भी हाथ को प्रेफरेंस देने लगता है कि वह किस हाथ से कार्य करेगा। और लेखन कार्य में भी ऐसे ही होता है कि बालक किसी एक हाथ से प्रेफरेंस देने लगता है, फिर अभिभावक उसे सिखाते समझाते हैं तो उसकी इस अभिवृत्ति आदत में परिवर्तन भी हो सकता है। और प्रायः 2 वर्ष की आयु के बालक जो है दूसरे व्यक्तियों को लिखते हुए देखते हैं तो स्वयं भी गति करने लगते हैं और उनकी गति इसको हम जो है राइटिंग मूवमेंट के नाम से जानते हैं। अब चर्चा करेंगे टांगों तथा पैर के क्रियात्मक योग्यताओं के विकास पर, जिसमें शिशुवावस्था में लुढ़कना, घिसना, रेंगना, खड़े होना, चलना आदि आते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि लुढ़कना जो है ये क्रियात्मक विकास 4 या 5 माह में बच्चे में शुरू होने लगता है। फिर घिसकने की है 6 माह की आयु में बच्चा खिसकना प्रारंभ कर देता है। और घसीटना जो है एक साथ जो है वो उसमें जो कहेंगे कि टांगों से भी वो घसीटता है। तो इस प्रकार से बच्चा जो है वह घसीटना प्रारंभ कर देता है। फिर हम देखते हैं कि उसके रेंगने की क्रिया जो होती है वह प्रारंभ होती है। तो रेंगने में बच्चा जो है लगभग 9 माह की उम्र में रेंगने लगता है और वह धड़ को जमीन से समांतर ऊपर उठा सकता है, हाथों के बल पर आगे चल सकता है और जब बालक में और अधिक शक्ति आ जाती है तो वह घुटनों को ऊपर उठाकर किसी चीज को पकड़कर समान रूप से चलना प्रारंभ कर देता है। और नेक्स्ट स्टेप होता है उसका खड़े होने का। तो बालक जो है 42 सप्ताह होने तक कुछ मिनट पकड़कर खड़े हो सकता है, बिना सहारे के भी थोड़े समय तक वह खड़े रह सकता है। अब आगे की क्रिया होती है उसके चलना प्रारंभ करने की। तो जब चलना प्रारंभ बच्चा करता है तो ये उसके जटिल कौशल की ओर सीखने की गति मानेंगे हम कि वह एक कदम आगे की ओर बढ़ा है और उसकी रुचि में विकास होगा। बच्चे फिर धीरे धीरे जब दक्षता प्राप्त कर लेते हैं, पांव पे खड़े होना प्रारंभ करते हैं, धड़ तथा भुजाओं की मांसपेशियां में उनकी दक्षता आ जाती है, उनका आत्मविश्वास में विकास होता है, तो सावधानी से वे आगे बढ़ते हैं। गैसेल ने अपने जो अध्ययन किए थे उनके परिणाम में बताया कि 14 महीने होने तक 2/3 बालक बिना सहारे के चल सकता है और 18 माह होने पर सभी बालक वयस्कों के समान चलने लग जाते हैं।
तो इस तरह से बालक बहुत अच्छी तरह से चलने लगते हैं, दौड़ भी सकते हैं, यद्यपि वह कुछ कठोरता के साथ जो है चलता है। और इस आयु में जानने योग्य एवं रुचिकर बात यह है कि इस अवस्था में शरीर हमेशा मुड़ता नहीं है। बालक में शरीर में कठोरता पाई जाती है, किंतु वह सीढ़ियां चढ़ सकता है और बिना किसी कठिनाई के वह सीढ़ियों से उतर भी सकता है। तो ये आपने अभी जाना कि बाल्यावस्था में किस प्रकार से क्रियात्मक योग्यताएं बढ़ती हैं। बाल्यावस्था के पूर्व से ही इस तरह की जो विकास है ये प्रारंभ हो जाते हैं, और जब बाल्यावस्था में आ जाता है बच्चा तो वह परिपक्वता को प्राप्त करता है। इसमें हम देखेंगे कि बाल्यावस्था में अब विलंबित विकास भी होते हैं। तो जो सारी क्रियाएं शैशव में थी, उन सबका परिपक्वता होना, परिपक्वता की ओर बढ़ना बाल्यावस्था में देखने में आता है। और हर क्रिया वह एक मतलब मंझे हुए व्यक्ति की तरह से करने लग जाता है। अब बात आता है क्रियात्मक विकास जो है वह विलंबित क्यों होता है। तो क्रियात्मक विकास एक निश्चित तरीके से होता है जो सभी बालक के लिए समान होता है, किंतु इस सिद्धांत में व्यक्तिगत अंतर पाए जाते हैं। ये अंतर क्या होते हैं कि बालक के क्रियात्मक विकास को बढ़ा या घटा सकते हैं। बालक के क्रियात्मक विकास को बढ़ा या घटा सकते हैं। क्रियात्मक विकास पर प्रभाव डालने वाली परिस्थितियों के संबंध में हम चर्चा करेंगे कि बालक की उत्पत्ति संबंधी रचना को जाने। ब्रुंच ने अपने अध्ययनों में पाया कि रोग, ऑपरेशन, चोट, जन्म से अंधा या बहरा होना, ग्रंथि प्रणाली के दोष आदि के कारण बालक का क्रियात्मक योग्यताओं का विकास ठीक से नहीं हो पाता है। बालक की बुद्धि लब्धि यदि कम हो तो भी विकास धीमी गति से होता है। क्यों धीमी गति से होता है? क्योंकि बालक अनुकरण से सीखता है, और जब उसका आईक्यू कम होगा तो उसे सीखने में, अनुकरण करने में भी समय लगता है। अब दूसरा बिंदु आता है गर्भावस्था। क्योंकि विलंबित विकास के लिए जब माँ के गर्भ में शिशु का पदार्पण होता है, उसी समय से उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। तो माँ ने किस प्रकार का पोषण लिया, क्या उसने पर्याप्त पोषण लिया, क्या उसका आहार जो है संतुलित था, उसने अपने आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज तत्व, जल सभी पदार्थों का पर्याप्त मात्रा में सेवन किया है, और उसका स्वास्थ्य अच्छा है, किसी प्रकार से नशा तो नहीं करती है। माँ का स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो उसे कोई बीमारी तो नहीं है, कोई संक्रामक बीमारी अगर है तो भी बच्चे का विकास जो है, क्रियात्मक विकास उससे प्रभावित होगा। माँ संवेगात्मक रूप से उसकी स्थिति कैसी है, अगर संवेगात्मक रूप से माँ अच्छा महसूस करती है, सुख की अनुभूति में रखती है, आने वाले बच्चे के जन्म को लेकर वह स्वागत में है, तो ऐसी स्थिति में उसका संवेगात्मक जो विकास है, माँ की स्थिति अच्छी होती है तो बालक के क्रियात्मक विकास पर अच्छा प्रभाव देखने में आता है। फिर गर्भावस्था में भ्रूण का विकास जो है, ये गर्भावस्था की स्थिति से निश्चित रूप से प्रभावित होता है, ऐसा अध्ययनों में पाया गया है। अब तीसरे बिंदु पर चर्चा करेंगे कि बाल्यावस्था में विलंबित क्रियात्मक विकास क्यों होता है। तो जन्म के पश्चात शिशु का बाह्य वातावरण से समायोजन होता है। आप देखिए कि जब बच्चा गर्भ में है उस समय का तापक्रम अलग होता है, जैसे ही बच्चा गर्भ से जन्म लेकर बाहर आता है तो उसे नए तापक्रम के साथ समायोजन करना पड़ता है। उसकी श्वसन की स्थितियां अलग हो जाती हैं, उसे स्वतंत्र रूप से श्वसन लेना होता है। अब भोजन माँ के प्लेसेंटा से नहीं बल्कि मुख से लेना होगा। भूख की आवृत्ति उसकी कैसी होती है, उसका मल मूत्र विसर्जन किस प्रकार से होता है, उसकी नाड़ी गति क्या है,
उसका प्रकाश, ध्वनि, स्वाद, गंध, त्वचा की संवेदनाओं के साथ किस प्रकार का समायोजन है, ये सारी की सारी बातें बाल्यावस्था में यदि मान लो संतुलित हैं तो बालक का विकास सही होने की संभावना होगी, और अगर सही नहीं है तो विलंबित होगा। ऐसे परिस्थितियां विलंबित विकास के फैक्टर होती हैं। अब चर्चा करेंगे घर का वातावरण। आप देखिए माता पिता की अभिवृत्ति, मैंने अपने पूर्व के लेक्चर में भी आपको बाल्यावस्था के बारे में जो अन्य लेक्चर दिए थे उसमें भी बताया कि माता पिता की अभिवृत्ति बहुत प्रभावित करती है। यहाँ मैं संक्षेप में पुनः बताना चाहूंगी कि कई माता पिता होते हैं अति संरक्षण प्रदान करते हैं, तो ऐसे में बाल्यावस्था से ही प्रभाव शुरू हो जाता है। बालक में अति आश्रितता के गुण विकसित हो सकते हैं। अति संरक्षण के कारण शीघ्र परेशान होना, उत्तेजित होना, बेचैनी, ध्यान न लगाने की कम योग्यता देखने में आती है। और कुछ अन्य लक्षण भी बच्चों में देखने में आते हैं कि उन्हें अपनी योग्यताओं पर विश्वास नहीं होता है, दूसरों से शीघ्र प्रभावित हो जाते हैं और दूसरों पर अधिक आश्रित होना और अपनी आलोचना के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। तो ये अभिवृत्ति ये गुण लक्षण कब विकसित होते हैं? जबकि माता पिता की अभिवृत्ति अति संरक्षण वाली हो। इसके बाद में हम देखते हैं कि अन्य अभिवृत्ति की यहाँ चर्चा करेंगे कि कुछ पेरेंट्स होते हैं बहुत अधिक छूट देने वाले पेरेंट्स होते हैं, बच्चों के प्रति अधिक जो है सहनशील होते हैं, तो बच्चे नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। और ऐसे माता पिता जो है उनके बच्चों के बिगड़ने की भी संभावना रहती है। कुछ संरक्षक ऐसे होते हैं जिनकी अभिवृत्ति तिरस्कारपूर्ण होती है, तो ऐसे में बच्चों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। और कुछ संरक्षक जो होते हैं बहुत अधिक प्रभुत्वशाली होते हैं, अभिवृत्ति के होते हैं, तो ऐसे में बच्चे बहुत अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि माता पिता की अभिवृत्ति जो है वह भी बहुत अधिक प्रभावित करती है। इसमें कुछ और अभिवृत्तियां भी का भी मैं जिक्र करना चाहूंगी कि कुछ अभिभावक होते हैं बहुत अधिक फेवर करने वाले, कि लड़के लड़कियों में भेद करने वाले, तो उस भेद के कारण, भेद की मनोवृत्ति के कारण आहार या अन्य सुविधाओं में भी वे परिवर्तन कर देते हैं। तो इससे भी जो है बच्चे में कुछ विशिष्ट क्रियाएं जो है क्रियात्मक विकास की, ये विलंबित होने की संभावना बढ़ जाती है। अब हम चर्चा करेंगे जन्म क्रम की, कि अगर मान लो जन्म क्रम में बच्चा बहुत छोटा है तो उसे बहुत ज्यादा अभ्यास के अवसर नहीं मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी उसका विकास जो है क्रियात्मक विकास विलंबित होता है। बालकों को दिया गया प्रशिक्षण, यदि बालकों को अभिभावक, माता पिता, स्कूल वगैरह में जो प्रशिक्षण दिया जाता है वह प्रजातंत्रात्मक वातावरण में हो, सुखद वातावरण में हो, और उनको समझा कर दिया जाए कि ऐसा करने से ऐसा होता है, इसका ये लाभ मिलेगा, तो बच्चे उस बात को मानते हैं, सीखते हैं और अनुकरण करते हैं। और यदि मान लो बच्चे को प्रशिक्षण सही तरीके से नहीं दिया जाता है तो भी बाल्यावस्था में उनका विकास, क्रियात्मक विकास विलंबित होने की संभावना बढ़ जाती है। अब अगला फैक्टर है स्कूल का वातावरण। इसमें शिक्षकों की अभिवृत्तियां, जिस प्रकार से माता पिता की अभिवृत्तियां होती हैं, ऐसे ही शिक्षकों की अभिवृत्तियां भी बालकों को प्रभावित करती हैं। उनके सहपाठी कैसे हैं, उनकी अभिवृत्ति कैसी है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनका आचरण कैसा है, उनका चरित्र कैसा है। जिस प्रकार से परिवारजन का चरित्र प्रभावित करता है, वैसे ही शिक्षक का चरित्र, सहपाठी का चरित्र भी प्रभावित करता है। दोस्तों का आर्थिक स्तर, किस प्रकार के दोस्त हैं उसके, वो यदि मान लो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो उनका रहन सहन अलग होगा, तो उसका भी प्रभाव बालकों पर देखने में आता है। थैंक यू। आशा है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, और यदि मान लो आपको कोई भी जानकारी और लेना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप या मोबाइल पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।